जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम हिंदी से अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्न लेकर के आए हैं। आज आपका टारगेट है आपको 37 प्रश्नों में 30 प्रश्न निश्चित ही सही करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी। निश्चित ही ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? बताना है आपको। मराठी है, गुजराती है, मलयालम है या फिर हिंदी है? निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो बात करें तो मराठी भी, गुजराती भी और हिंदी भी भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि मलयालम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। दोस्तों, अगर आपने हिंदी सम्मेलन अब तक नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ लेना, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बात करें 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था, तो जरूर ध्यान रखिएगा मॉरिशस में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान की बात कर रहा है तो जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? बताना है आपको। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन यानी कि प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो पहले बात करें तो संस्कृत से क्या हो जाएगा? तो पता होगा आप सभी को। संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। तो विकास की दृष्टि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? तो जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? तो पाली हो जाएगा। निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग पूरे ध्यान से कि प्रश्न को जरूर देखिएगा। निश्चित ही यही लेवल आपके एग्जाम में रहेगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आप सभी को पता होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जरूर ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें निरोग की तो निरोग में जो संधि हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी के साथ विसर्ग लगेगा, धन क्या हो जाएगा? तो रोग हो जाएगा। तो निरोग में कौन प्रयुक्त संधि का नाम जो हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम जो हो जाएगा, निर्जन में प्रयुक्त संधि है तो निधन क्या हो जाएगा? नी के साथ विसर्ग और फिर जन हो जाएगा। तो जहां पर भी विसर्ग लगता है वहां पर विसर्ग संधि हो जाता है। आप सभी को पता ही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। दोस्तों, आप कहीं भी हिंदी पढ़ते हैं बट प्रैक्टिस लगाने आप जरूर आइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्रश्न हम वही लेकर के आते हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत कम समय में 37 प्रश्नों का रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से आपका करा दिया जाएगा। तो जरूर आप लोग आया करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि हो जाएगी। जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है?
हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28, 30, 42 या फिर 50? बात करें हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग ना करें। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बात करें हिंदी में कृत प्रत्यय की तो जरूर ध्यान रखिएगा 42 है, 42 कह सकते हैं। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो 42 है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बात करें कृदंत प्रत्यय की तो जरूर ध्यान रखिए कि ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय आप सभी को पता होगा शब्द के पीछे जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है? तो पीछे जुड़ता है। यहां पर देखें, अभियोग, व्यायाम, अपमान, किसी में भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। रचना प्रत्यय से किसी भी शब्द की नहीं हुई, तो जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं या फिर छंद कहते हैं? तो जब भी आपसे पूछा जाए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को, तो ध्यान रखिएगा समास कहते हैं। जब भी बात करें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर सार्थक शब्द को, तो ध्यान रखिएगा समास कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न बनेगा तब आपको बताना होगा। संक्षेप होगा, विस्तार होगा, विग्रह होगा या फिर विच्छेद हो जाएगा? बात करें समास का शाब्दिक अर्थ, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो संक्षेप हो जाएगा, निश्चित ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, बहुवीर, दिगु या फिर क्रमधारय? बात करें युधिष्ठिर की तो जरूर ध्यान रखिएगा, युधिष्ठिर में जो समास हो जाएगा बहुवीर समास हो जाएगा। किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो रहा है। युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो क्या हो जाएगा? बहुवीर समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। आपको हमने बताया तत्पुरुष समास की तो कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर, क्या रसोई घर में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहां पर दिगु समास दिया हुआ है। बात करें दिगु समास की तो आपको हमने बताया जहां पर पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर आप दिगु समास लगाएंगे। यहां पर क्रमधारय समास दिया हुआ है। क्रमधारय समास को भी आपको हमने बताया है जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध हो, विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहां पर क्रमधारय समास होगा। निश्चित ही ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा। नेक्स्ट, गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी में कौन सा समास है? आपको हमने बताया जहां पर कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्हों का लोप हो वहां पर कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। बताना है आपको गगन चुंबी में कौन सा समास है? बहुवीर दिया हुआ है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, क्रमधारय है। तो बहुवीर समास को हमने आपको बताया ही जहां पर कोई तीसरा पद की ओर इशारा करता हो, किसी भगवान जी का नाम हो, जैसे दशानन कह सकते हैं, जैसे अर्थात रावण हो गया, पंचानन हो गया, पीताम्बर हो गया, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास की बात करें तो यहां पर आपको हमने बताया है जहां पर भी उपसर्ग लगा हो, जहां पर भी उपसर्ग लगा हो, जैसे आजीवन हो गया, आजीवन हो गया, जीवन में आ उपसर्ग लगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। आपको हमने बताया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की भी बात करते हैं। क्रमधारय समास आपको हमने बताया, क्रमधारय समास में क्या? जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो, आपको हमने बताया ही है। यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, को का जो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, तो को जो कारक चिन्ह है इसका यहां पर लोप है, गगन चुंबी। तो गगन चुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगन चुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिए। गगन को चूमने वाला, तो यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, निश्चित ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण? तो बात करें धीरे धीरे की, क्या धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे जो हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है,
गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कारक बताइए। आपको हमने बताया कारक के कितने प्रकार होते, तो कारक के 8 प्रकार होते। कितने होते? 8 प्रकार होते। ध्यान रखना है, आपको प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। यहां पर दिया हुआ है गरीबों को वस्त्र दो। आपको हमें पता है जहां पर भी दान देने की बात आई हो, क्या कुछ दिया जा रहा हो, दान दिया जा रहे हो, तो क्या हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है। क्या हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है। अपादान कारक की बात करें तो आपको हमने बताया जहां पर भी अलगाव हो, तुलना की जाए, भय हो, वहां पर क्या हो जाता है? तो अपादान कारक हो जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। कर्म का जो कारक चिन्ह का होता है, कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से, तो जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संदिग्ध भूत। बात करें जो क्रिया अभी हो रही हो, यानी कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है। क्या हुआ है? जो क्रिया अभी हो रही है यानी कि काम जारी है, समाप्त नहीं होती, इसको कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। बात करें काम का नाम बताने वाले शब्द, तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से अंत तक डेली जुड़ा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। निश्चित ही आप 37 में 37 फोड़ करके आए एग्जाम में, ये मेरा आपको आपके साथ दावा है। अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं हमारे साथ तो निश्चित बहुत फायदा होगा आपका। अगला प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा? चचला होगा, चंचला दिया हुआ है, विपुला है, सरसी है या फिर अचला है। बात करें धरती का पर्यायवाची, तो धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अचला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचला हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर। जो है किरण का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रभा दिया हुआ है, रवि है, हिमांशु है, दिनकर है, तो किरण। किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा प्रभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभा हो जाएगा। अगर आपने पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ा है तो डेली आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तनु का पर्यायवाची शब्द बताइए। शरीर, झील, चंद्रमा या फिर खटिया। तो तनु का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शरीर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए। पुष्प, विहित, वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वन हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वन, कानन, अरण्य। जरूर ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा? जीव, माया, जगत या फिर अज्ञात। तो कई बार इस प्रश्न का जिक्र हमने किया है, तो जरूर ध्यान रखना है आपको। ब्रह्मा का जो विलोम हो जाएगा जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। निश्चित ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनागत का विलोम शब्द बताइए। अनागत का आपको विलोम शब्द बताना है। वर्तमान, भूतकालिक, विगत या फिर आगत। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है निश्चित ही लाइक कर दें। अनागत का विलोम शब्द बताना है आपको। तो अनागत का जो विलोम हो जाएगा आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तम का विलोम शब्द बताइए। निकृष्ट। निकृष्ट दिया हुआ है, विकृत है, अधम है, कीर्ति है। तो उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम हो जाएगा। नीच कह सकते हैं अधम को। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? नीच या फिर अधम। तो क्या हो जाएगा उत्तम का विलोम? लेकिन आप अधम ही लगाना। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? तो अधम हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नीरस का विलोम शब्द बताइए। रसीला, सरस, बिरस या फिर अरस। बात करें नीरस का विलोम क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा। दोस्तों, बहुत कम समय में आपका जो 37 प्रश्न है कंप्लीट करवाया जाएगा। 37 प्रश्न बहुत कम समय में। हम देखते हैं यूट्यूब पर लेकर के आते हैं 37 प्रश्न में 1-1 घंटा लगा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत कम समय बचा है आपके पास, तो आप लोग जितना भी समय आपका बच रहा है आप लोग अपनी पढ़ाई में दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं बहुत कम समय में एक प्रैक्टिस, तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और डेली आप लोग जुड़ा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द बताइए। विजित होगा, अगे होगा, अजय होगा या फिर दुर्जय होगा। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो दुर्जय हो जाएगा। अजय जिसे कभी जीता ही ना जा सके, लेकिन यहां पर जो है जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो दुर्जय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? नवयुवा कहते हैं, नौड़ा कहते हैं, वयासंधि कहते हैं, फिर वयस्कता कहते हैं। तो नौड़ा कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहुड़ा हो जाएगा बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को। नेक्स्ट, कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाता है? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, कोई नहीं। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके निश्चित ही आपको बताना है 37 में कितने प्रश्न आपके सही हुए। 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कष्ट साध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कष्ट से संपन्न होने वाला का क्या कहलाते हैं? तो कष्ट साध्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेधावी, अवनीत, नास्तिक या फिर आस्तिक। तो आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते होंगे, क्या बोलते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। बात करें नास्तिक की, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? ऐसे पूछा जाएगा आपसे, इनमें 4 ऑप्शन देंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कवि है जो भक्ति काल बोलते हैं, भक्ति काल से संबंधित नहीं है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आज कौन से काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के हैं, निश्चित ही ध्यान रखना है आपको। किस काल के हैं? तो भक्ति काल के हैं। कबीरदास, सूरदास और जो तुलसीदास ये किस काल के हैं? तो भक्ति काल के हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर भक्ति रस। तो सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का कहा जाता है। किसका? वात्सल्य रस का कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? आपके लिए प्रश्न नया हो सकता है तो निश्चित ही ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन, अस्थानीयता। बात करें निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो केंद्रवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रवाद हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना और चैनल को निश्चित ही आपको सब्सक्राइब करना और अंत में कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपसे सही हुए। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर प्रेमचंद युग। तो इसका आंसर आप लोग, हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करके निश्चित ही बताएं और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।